इस फिल्म की कहानी में एक पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम एक क्रिमिनल गैंग को पकड़ने की कोशिश करती है। तो क्या वो लोग उस क्रिमिनल गैंग को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे? जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2023 में रिलीज हुई कन्नूर स्क्वाड, जो कि एक रियल स्टोरी भी है। मूवी की शुरुआत होती है 2015 कन्नूर विराजपत बॉर्डर से, जहां हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ किसी को पकड़ने के लिए वहां पर आता है। वो सभी अपने गाड़ी से वेट करते हैं और तभी वहां पर एक आदमी दूध लेकर आता है और वो आदमी एक दुकान में दूध देकर वहां से जाने लगता है और उस आदमी का जॉर्ज पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो सभी एक जंगल की ओर आ जाते हैं और उस आदमी का नाम सुनील होता है। उसके ऊपर 2 लोगों का हत्या करने का आरोप है और उसी को पकड़ने के लिए जॉर्ज अपनी टीम के साथ वहां पर आया है। सुनील अपनी बीवी से बात कर रहा था, तभी उसे भनक लग जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। सुनील तुरंत पीछे जाकर उन लोगों के सामने एक बम फेंक देता है, जिस कारण वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है। सुनील वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। सुनील किसी तरह वहां से जंगल की ओर भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, मगर उसके ऊपर किसी का खून गिर रहा था और वो देखता है कि उस पेड़ में किसी की लाश लटक रही थी। सुनील उसे देखकर चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर जॉर्ज सुनील को पकड़ लेता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। उस जेल का पुलिसकर्मी जॉर्ज से कहता है कि यहाँ से चले जाने के लिए और आगे का काम वो लोग संभाल लेंगे, मगर जॉर्ज उस पुलिस ऑफिसर से वहाँ जंगल में मिले आदिवासी आदमी की लाश के बारे में पूछता है, मगर वो पुलिस ऑफिसर जॉर्ज की बात सुनता ही नहीं। इसके बाद जॉर्ज रघु से मिलता है, जो कि सब इंस्पेक्टर है। जॉर्ज रघु से उस आदिवासी आदमी के लाश के बारे में बताता है, मगर रघु कहता है कि तुम्हें जाकर एसपी साहब से मिलना पड़ेगा। जॉर्ज एसपी से मिलने के लिए जाता है और आदिवासी आदमी के लाश के बारे में उन्हें बताता है और कहता है कि हमने जंगलों के बीचों बीच उसके लाश को लटकते हुए देखा, मगर आज तक उसके लापता होने की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। जंगल में वापस जाने के बाद उस आदिवासी आदमी की लाश को नीचे लाया जाता है और कहा जाता है कि ये लाश 1.5 महीने से लटक रही है। जॉर्ज बताता है कि इस आदमी के बाएं पैर पर एक प्लेट लगी हुई है और नॉर्मली कोई भी आदिवासी आदमी इतनी महंगी ऑपरेशन नहीं करवाता। जांच करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि यह ऑपरेशन त्रिवेंद्रम के चैतन्य हॉस्पिटल में करवाया गया है। जॉर्ज अपने टीम के साथ चैतन्य हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां उन्हें पता चलता है कि इस तरह का प्लेट का सर्जरी यहाँ 5 लोगों का हुआ है और उन सभी को फोन किया जाता है, मगर एक का फोन नहीं लगता और उसका नाम है मुरुगन। मुरुगन एक ट्रक ड्राइवर था। जॉर्ज मुरुगन के घर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि मुरुगन की बीवी वनेजा पिछले 2 महीने से वापस नहीं आई। जॉर्ज को उनके घर में मुरुगन का ट्रक का चालान मिलता है, जिसमें कि उसके ट्रक का नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर को लेकर जॉर्ज आरटीओ ऑफिस चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये गाड़ी अभी कोयम्बटूर आरटीओ में रजिस्टर्ड है। जॉर्ज वनेजा और मुरुगन की तस्वीर दिखाने के लिए उसे कहता है, मगर आरटीओ कहते हैं कि आईडी प्रूफ सब हमने डंपिंग सेक्शन में रखा है और हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ढूंढने में। मगर ढूंढने के बाद उन्हें वहां पर सरवन कुमार की आईडी मिलती है, जो कि कोयम्बटूर में रहता है। फिर जॉर्ज सरवन कुमार से मिलने के लिए जाता है कोयम्बटूर। सरवन कुमार कहता है कि मैं कोई वनेजा और मुरुगन को नहीं जानता, मैंने ये ट्रक राकेश से खरीदा था और वो यहीं पर काम करता था, मगर राकेश उस दिन काम पर नहीं आया था। सरवन कुमार जॉर्ज को राकेश के घर का पता दे देता है। राकेश के घर पहुंचने के बाद वहां हम वनेजा को भी देखते हैं। वनेजा जॉर्ज को बताती है कि बचपन से मैं काम पर जाया करती थी और मैं जितना भी कमाती थी सारे के सारे पैसे मेरे पति मुझसे ले लिया करते थे और मेरी शादी मुरुगन से करवा दी गई, मगर 5-6 साल के बाद मेरा पति एक ट्रक खरीदता है जो कि मेरे ही नाम पर था, मगर बाद में पता चला कि उस ट्रक का किश्त भरने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था और ये भी पता चला कि मुरुगन के साथ उसकी शादी नहीं हुई थी, बल्कि वनेजा को मुरुगन को बेच दिया गया था। जब उसे ये सब पता चला तो वनेजा को अपने पिता को मारने का इच्छा कर रहा था। फिर एक दिन मुरुगन का जब पैर टूटा था, तब राकेश ने मुरुगन की मदद की थी और वनेजा ने ही मुरुगन को पैर में लटका कर मारा था, क्योंकि उसकी शादी मुरुगन के साथ हुई नहीं थी, बल्कि उसने वनेजा को खरीदा था। इसके बाद ये केस यहीं पर क्लोज किया जाता है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि पुलिस का रिटायरमेंट प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें कि जॉर्ज की टीम भी शामिल थी। जॉर्ज अपनी टीम के साथ रिटायर हो गया था, लेकिन एक दिन एसपी साहब जॉर्ज को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारा साथी जयन ने सैंड माफिया से घूस लिया है और उसके खिलाफ स्पेशल इंक्वायरी भी की जाएगी। ये बात सुनकर जॉर्ज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका साथी जयन ऐसा काम कर सकता है और न्यूज में भी ये सब दिखाया जाता है कि पुलिसकर्मी जयन ने सैंड माफिया की मदद की है और उसने घूस भी लिया है। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत लोगों की भीड़ जमी हुई थी। फिर वहाँ एसपी चोलन पहुंच जाते हैं और इस भीड़ को यहाँ से हटाने के लिए कहते हैं। चोलन सर संजीवन से कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर अब्दुल वहाब का मर्डर हो चुका है और उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तभी चोलन सर को आईजी सर का फोन आता
है और वो पूछते हैं कि इस केस का प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ, मगर चोलन सर कहते हैं कि हम इस पर फिलहाल काम कर रहे हैं। आईजी इस केस को जल्द से जल्द क्लोज करने के लिए कहते हैं। संजीव और चोलन सर को कन्नूर स्क्वाड के बारे में बताता है और कहता है कि हमें कन्नूर स्क्वाड की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग आज तक जो भी केस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उन सभी को सॉल्व करके ही वापस आते हैं। इधर जॉर्ज जयन को बचाने की कोशिश करता है और एसपी सर से रिक्वेस्ट करता है कि अब्दुल वाहब का केस उनको सौंपा जाए, क्योंकि जॉर्ज चाहता है कि ये केस उसकी जिंदगी का आखिरी केस बने। मगर एसपी सर कहते हैं कि इसकी इजाजत तुम्हें आईजी सर दे पाएंगे। दोनों एसपी आईजी से मिलने के लिए चले जाते हैं और वहाँ आईजी कहते हैं कि इस केस को कन्नूर स्क्वाड को सौंपा जाएगा, मगर उस स्क्वाड में जयन भी है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मगर एसपी सर कहते हैं कि कन्नूर स्क्वाड ने आज तक जो भी केस में काम किए हैं वो उन्हें सॉल्व करके ही आए हैं। आईजी चोलन को इसकी जिम्मेदारी देता है और कहते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। चोलन सर कहते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मगर एक बार मैं जॉर्ज से बात करना चाहता हूँ। चोलन सर जॉर्ज को बताते हैं कि इस केस को 10 दिन के अंदर सॉल्व करना होगा। ये सुनते ही जॉर्ज कहता है कि मैं 10 दिन के अंदर ही सॉल्व कर दूंगा। कन्नूर स्क्वाड में जॉर्ज, जयन, जोश और शफी होते हैं। इसके बाद सभी अब्दुल वहाब के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ सबूत नहीं मिलता, मगर बाथरूम में एक यूरिन सैंपल मिलता है जिसमें के खून मिला हुआ था और उसे फॉरेंसिक में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। जॉर्ज अब्दुल की माँ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और बताया जाता है कि उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जॉर्ज चोलन सर से मिलता है और उन्हें बताता है कि ये कोई बाहरी डकैतियों का काम हो सकता है और इसके लिए हमें कॉल डंप का सहारा लेना होगा। जॉर्ज विनोद के पास जाता है और उससे 7 दिनों की कॉल हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है और उन कॉल हिस्ट्री में जितने भी 2 मिनट से कम के कॉल हैं उनकी लिस्ट वो निकालने के लिए कहता है। लिस्ट निकल जाने के बाद जॉर्ज उन सभी नंबरों में से ऐसा कॉम्बिनेशन निकालता है जिसमें के 2 सिम कार्ड्स एक ही फोन से आते हों। कॉल लिस्ट निकालने के बाद जॉर्ज चोलन सर को बताता है कि इस कॉल लिस्ट का डिटेल निकाल कर हम कल ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इसके बाद जिन जिन के सिम कार्ड के नंबर मिले हैं उन सभी से मिलने के लिए वो लोग चले जाते हैं, मगर उनमें से एक कस्टमर जिसका नाम सेबेस्टियन है वो कहता है कि ये सारे सिम मेरे नाम पर ही खरीदा जाता है, मगर इसे किसे दिया जाता है ये मुझे भी नहीं पता। तभी जॉर्ज अपने साथियों से कहता है कि सिम सर्विस प्रोवाइडर से बात करने के लिए। फिर तीनों सिम सर्विस की दुकान में चले जाते हैं, जहां दुकान का मालिक बताता है कि सेबेस्टियन के पास जितने भी काम करने के लिए लोग आते हैं सभी को मैंने ही सिम दिया है और उनमें से 2 सिम मैंने बिप्लब दास के नाम पर रियाज को दिया था, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि ये सिम किसी लड़की से बात करने के लिए वो ले रहा है। फिर जोश, जयन और सफी तीनों रियाज को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर रियाज उन सभी से बचकर वहां से भागने लगता है। तीनों रियाज का पीछा करने लगते हैं और आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं। जेल में ले आने के बाद रियाज को बहुत पीटा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने ये 2 सिम क्यों खरीदे थे। रियाज कुछ भी नहीं बताता। तभी वहां पर जॉर्ज आता है और वो रिया से पूछता है 25 तारीख की रात के बारे में कि अब्दुल वहाब के घर पर 2 बार फोन किया गया था। उस दिन तुमने किसको फोन लगाया था, मगर रियाज फिर भी कुछ नहीं बताता। फिर जॉर्ज बताता है कि तुम्हें किडनी स्टोन है और वहाब के घर के बाथरूम में जो यूरिन सैंपल मिला उसमें खून लगा हुआ था, उसका सैंपल और तुम्हारा यूरिन का सैंपल मैच करता है। ये सुनकर रियाज का दिमाग हिल जाता है और वो रोने लगता है और जॉर्ज और उसकी टीम को सारी बात वो बताने लगता है और कहता है कि कतर के होटल में जहां हम काम करते थे उस होटल के मालिक के दोनों बेटे आमिर और जुल्फिकर को अपने नए बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, मगर जब उनके पिता ने पैसे देने से मना कर दिया तो दोनों ने चोरी करने का फैसला किया और इसमें मुझे भी उन्होंने भागीदार बनाया, क्योंकि इस चोरी में मुझे उन्होंने 10% देने का वादा भी किया था। इसके बाद कतर से वापस आने के बाद मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली और एक दिन मैं वाहब के घर उनका सीसीटीवी ठीक करने के लिए गया था। तभी मैंने वहाँ देखा कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, जितना कि आमिर और जुल्फिकर को जरूरत था। उसके बाद मैंने आमिर को इसके बारे में सब कुछ बताया और फिर उन दोनों ने एक प्लान बनाया और 2 लोगों को मेरे पास भेजा जिनका नाम था हथौरा और बम्बीहा। और कुछ दिन के बाद आमिर और जुल्फिकर भी मैंगलोर पहुंच गए। इसके बाद हम आमिर और जुल्फिकर को देखते हैं। उन दोनों के लिए ही रियाज ने वो सिम कार्ड खरीदा था। आमिर और जुल्फिकर को मस्जिद बुलाता है दिखाने के लिए कि वाहब है कौन। तभी वहाँ जुल्फिकर और आमिर पहली बार वाहब को देखते हैं और फिर एक दिन वाहब की बेटी का बर्थडे मनाया जाता है जिसमें रियाज को भी पार्टी में बुलाया जाता है और वहाँ वाहब के घर में आमिर और जुल्फिकर भी थे। रियाज को पता चलता है कि 27 तारीख की सुबह 5 बजे फ्लाइट से कोई उनके घर आने वाला था और यही बात रियाज सुन लेता है और ये सारी जानकारी आमिर और जुल्फिकर को बता देता है। फिर वो लोग प्लान करते हैं कि 27 तारीख को सुबह 4 बजे से पहले उन्हें चोरी कर लेना होगा। 27 तारीख की सुबह 3 बजे आमिर, जुल्फिकर और रियाज तीनों वाहब के घर जाते हैं और दरवाजा खोलते
ही रमजान और उसकी माँ को वो मार डालते हैं। तभी वहाँ वाहब सामने आ जाता है और वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ उसकी बेटी भी आ जाती है जिसे वो लोग मारने लगते हैं। फिर सभी पूरे घर की छानबीन करते हैं मगर उन्हें मात्र 5 लाख रुपए ही मिलते हैं। तभी रियाज बाथरूम में टॉयलेट करने जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसके यूरिन में खून था। जैसे वो बाथरूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि वाहब मर चुका है। ये देखकर रियाज आमिर से कहता है कि हमने तय किया था कि हम किसी को मारेंगे नहीं। आमिर कहता है कि तुमने भी कहा था कि यहाँ करोड़ों रुपए हैं मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद रियाज को चोलन सर के पास ले जाया जाता है और सारी सच्चाई जानने के बाद बाकी 4 लोगों को ढूंढने के लिए कहा जाता है। जो जॉर्ज बताता है कि आमिर और जुल्फिकार का घर कहाँ है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है और उनके बारे में पता करने के लिए। पुलिस ऑफिसर सुभाष आमिर और जुल्फिकार के घर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो पिछले 6 महीनों से घर नहीं आए मगर दोनों के बीच बातें होते रहती हैं। इसके बाद जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ वाहब की बेटी एडमिट थी और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। वाहब की बेटी जॉर्ज को सारी बात बताती है और हम देखते हैं कि जिस समय आमिर और जुल्फिकार वाहब से पूछ रहे थे कि बाकी के पैसे कहाँ पर है, वाहब कहता है कि पैसे यहाँ नहीं है। गुस्से में आकर आमिर उसकी बेटी को मारने लगता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। आखिर में फिर से आमिर वाहब से पूछता है पैसे कहाँ हैं मगर वाहब उसे एक ही बात कहता है और गुस्से में आकर आमिर वाहब का गला घोट कर उसे मार डालता है। ये सब उसकी बेटी देख ली थी। इधर जॉर्ज को शफी बताता है कि उन्हें पता चला है कि आमिर और जुल्फिकार बहुत दिनों से फोन बूथ पर एक दूसरे से बातें करते हैं और फिलहाल वो अभी मुंबई में हैं। ये जानकर जॉर्ज और उनकी टीम मुंबई की ओर निकल जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद वहां के एसपी उन लोगों के लिए एक हवलदार भेजते हैं जो उनकी मदद करता है और मुंबई के सारे फोन बूथ में जाकर वो लोग पता करते हैं। फिर जॉर्ज एक फोन बूथ में पहुंचता है जहाँ के सीसीटीवी में वो चेक करता है और उसमें उसे आमिर नजर आता है। रजिस्टर चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि आमिर ने ही कॉल किया था और वो विनोद से कहता है उस नंबर का एड्रेस ढूंढने के लिए। एड्रेस मिल जाने के बाद वो सभी उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि आमिर ने सीजू नाम के आदमी को फोन किया था। सीजू का घर ढूंढने के बाद वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता और वो सभी सीजू का इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते रात हो जाती है। तभी रात के वक्त सीजू अपने घर वापस आता है और उसे जॉर्ज पकड़ लेता है और आमिर और जुल्फिकार के बारे में पूछताछ करने लगता है। सीजू कहता है कि इस फ्लैट का देखभाल मैं करता हूँ और ये फ्लैट आमिर और जुल्फिकार के पिता के नाम पर है और कुछ दिनों से आमिर और जुल्फिकार दोनों यहाँ पर रह रहे हैं और अलग अलग फोन बूथ से किसी से बातें करते हैं। मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर एक दिन उसे एक फोन आता है और वो एक नंबर अपनी डायरी में लिख रहा था और उस नंबर को मैंने अपने फोन में सेव कर लिया। वो नंबर सीजू जॉर्ज को दे देता है। तभी विनोद का फोन आता है और जॉर्ज को बताता है कि आमिर फैजाबाद के एक नंबर से आधे घंटे पहले उसने अपने घर में फोन किया था और ये वही नंबर है जो सीजू ने जॉर्ज को दिया था। जॉर्ज को पता चलता है कि आमिर और जुल्फिकार अभी फैजाबाद में हैं। फिर वो सभी आमिर और जुल्फिकार को पकड़ने के लिए फैजाबाद के लिए निकल जाते हैं। चोलन सर को देखते हैं जो आईजी साहब को बताते हैं कि हमारी टीम फैजाबाद के लिए निकल गई है। पता चला है कि आमिर और जुल्फिकार दोनों फैजाबाद में हैं। जॉर्ज अयोध्या के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से मदद मांगने की कोशिश करता है मगर वो इंस्पेक्टर बताता है कि यहाँ हमारे शहर में एमएलए की ड्यूटी के लिए सारे पुलिसकर्मी अभी बिजी हैं। मगर फिर भी जॉर्ज को एक कांस्टेबल अपनी मदद देने के लिए मान जाता है और उन्हें कांस्टेबल दिया जाता है और वो कांस्टेबल का नाम है योगेश। योगेश जॉर्ज और उसकी टीम को वो जो नंबर मिला था उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं और वहां पवन नाम के लड़के को पकड़ लिया जाता है। उसकी बीवी को भी पकड़ लिया जाता है और जॉर्ज हथौड़ा और बम्बिया का फोटो दिखाकर उनसे पूछता है कि ये लोग कौन हैं। पवन अपनी बीवी को बचाने के लिए जॉर्ज को सारी बात बताने लगता है और कहता है ये दोनों मेरे भाई जैसे हैं और उनके कहने पर ही मैंने आमिर और जुल्फिकार को एयरपोर्ट से यहाँ लेकर आया था और फिर बाद में हथौड़ा और बम्बिया दोनों आमिर और जुल्फिकार को लेकर यहाँ से चले गए। अभी फिलहाल आमिर और जुल्फिकार दोनों हथौड़ा के साथ ही हैं। फिर जॉर्ज और उसकी टीम पवन को लेकर बाहर चली जाती है और उसकी बीवी बाहर आकर एक बंदूक से उन सभी के ऊपर हमला करती है जिस कारण पवन वहाँ से भाग निकलता है। योगेश जॉर्ज को बताता है कि यहाँ रुकना सही नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि पवन अपने मोहल्ले के सारे लड़कों को साथ ले आता है और जॉर्ज और उनकी टीम को ढूंढने लगता है। तभी एक लड़का जिसका नाम गुड्डू है वो जॉर्ज और उसकी टीम को देख लेता है जो कि घर के अंदर बंद
बंद थे। वो सभी घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं और घर के अंदर हमला करने लगते हैं। मगर जैसे तैसे जॉर्ज और उसकी टीम उस घर से बाहर निकलती है और सभी लोग को मारने लगते हैं और वो लोग वहां से भागते हैं। फिर पवन और उसकी बीवी दोनों जॉर्ज और उसकी टीम को ढूंढने लगते हैं और फिर वहां सभी जॉर्ज और उसकी टीम के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर जॉर्ज अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि शफी उसके साथ नहीं था। शफी दौड़ते हुए आता है और गाड़ी के अंदर बैठता है। फिर वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। पवन अपने साथियों से कहता है कि ये 5 लोग यहाँ आकर हमें बेइज्जत करके गए हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी उनके ऊपर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉर्ज अपनी गाड़ी लेकर वापस उनकी तरफ बढ़ता है और पवन को दबोच लेता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही चोलन सर जॉर्ज को फोन करके पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ पर हो और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। जॉर्ज बताता है कि हमने पवन नाम के लड़के को पकड़ा है और उसे पूछताछ कर रहे हैं। मगर चोलन सर कहते हैं जल्द से जल्द इस केस को हमें बंद करना होगा, नहीं तो मीडिया वाले गलत अफवाह न्यूज फैलाने लगेंगे। इसके बाद जॉर्ज पवन को मारने लगता है और उसके साथ और उसे टॉर्चर करता है। तभी पवन बताता है कि आमिर और जुल्फिकर दोनों बहुत ही बड़ा कुछ प्लान कर रहे थे, हाथियों के दांत का एक्सपोर्ट का बिजनेस, और उसके लिए आमिर चाइना चला गया और वहां जाकर उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और वापस आने के बाद हाथियों के दांत के लिए उसने एडवांस भी दिया। मगर तभी भी उन्हें 30 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए वो लोग केरला में चोरी करने का प्लान कर रहे थे। जॉर्ज पूछता है कि हथौड़ा, बम्बीहा, आमिर और जुल्फिकर ये चारों कहाँ मिलेंगे। पवन बताता है कि प्रयागपुर रेलवे स्टेशन में वो चारों मिलेंगे। फिर जॉर्ज अपनी टीम के साथ प्रयागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए निकल जाता है। प्रयागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वो चारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी जॉर्ज को हथौड़ा और बम्बीहा दिख जाता है और उसे वो पकड़ लेते हैं और जो उससे कहता है कि ट्रेन के अंदर ही आमिर और जुल्फिकर मिलेंगे और उसे ढूंढकर उसे पकड़ने के लिए वो कहते हैं। इधर जॉर्ज हथौड़ा को मारने लगता है और पूछता है कि आमिर और जुल्फिकर कहाँ हैं। तभी हथौड़ा को एक फोन आता है और उस फोन को जॉर्ज ले लेता है और आखिर में उसके मोबाइल में जिसने फोन किया था वो नंबर विनोद को दे देता है और उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। इधर आईजी साहब को डीजीपी का फोन आता है और गुस्से में कहते हैं कि अभी तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ और अब इस केस को स्टेट गवर्नमेंट के हाथों सौंप दिया जाएगा। चोलन सर ये जानकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम इस केस को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रही है। जिसके बाद चोलन सर गुस्से में जॉर्ज और उसकी टीम को वापस आने के लिए फोन करते हैं, मगर जॉर्ज का नंबर बिजी आ रहा था। इधर जॉर्ज को पता चलता है कि वो नंबर जिसे हथौड़ा को फोन आया था उसका लोकेशन प्रयागपुर के बस स्टैंड में दिखाया जा रहा था। जॉर्ज प्रयागपुर बस स्टैंड पहुंच जाता है और वहां आमिर और जुल्फिकर को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी एक लड़का जॉर्ज को बताता है कि इस आदमी को उसने देखा है और वो बाबागंज वाले बस में गया है। तभी जोश को भी फोन आता है और जॉर्ज जोश को बताता है कि वो ट्रेन बाबागंज की ओर जा रही है जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जाने वाले हैं। अगर वो लोग नेपाल पहुंच गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उसी में जुल्फिकर मौजूद होगा। ये जानकर जोसे तुरंत वहां से निकलता है। इधर जॉर्ज को चोलन सर का फोन आता है और उसे कहा जाता है वापस आ जाने के लिए, ये केस अब सेंट्रल एजेंसी देखेगी और तुम लोगों से अब कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर जॉर्ज और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम इस केस को सॉल्व करने के लिए वहां से 3000 किलोमीटर दूर आए हैं और इस केस को सॉल्व करके ही आएंगे। फिर जॉर्ज अपनी टीम के साथ बाबागंज के लिए निकलता है और उनकी गाड़ी में हथौड़ा और बम्बीहा भी था। जॉर्ज अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से चला रहा था। तभी उनके सामने बाबागंज की बस जाते हुए उन्हें दिख जाती है और वो उस बस को रोकते हैं, मगर उसमें आमिर नहीं था। बस का कंडक्टर बताता है कि वो आदमी इस बस में बैठा था, मगर वो कब और कहां उतरा उन्हें याद नहीं। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। तभी जॉर्ज हथौड़ा और बम्बीहा से कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, पर आमिर और जुल्फिकर कहाँ है ये बताने के लिए। हथौड़ा कहता है मैं बता दूंगा, लेकिन एक शर्त है। हथौड़ा और बम्बीहा जॉर्ज और उसके साथी को लेकर जंगल में चला जाता है और अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहता है। सामने दो तरफ से रास्ता जा रहा था और दोनों तरफ हथौड़ा और बम्बीहा जाकर खड़े हो जाते हैं। हथौड़ा लेफ्ट की ओर इशारा करता है और कहता है कि आमिर इस तरफ गया है। तभी जॉर्ज हथौड़ा के उंगली पर गोली चला देता है। जॉर्ज बताता है कि हथौड़ा ने जब अपनी उंगली लेफ्ट किया तभी बम्बीहा ने अपनी नजरें राइट की ओर घुमाया और तभी उसे शक हुआ। ये देखकर बम्बीहा घबराने लगता है और कहता है कि आमिर राइट की ओर ही गया है। फिर उन दोनों को उठाकर वापस गाड़ी में बैठा दिया जाता है और सभी गाड़ी में बैठकर राइट वाले रास्ते की ओर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके गाड़ी के ऊपर हमला होता है और हम देखते हैं कि वहाँ आमिर और जुल्फिकर दोनों आते हैं। जॉर्ज की गाड़ी पलट जाती है। इधर आमिर और जुल्फिकर जयन को बाहर निकाल कर मारने लगते हैं और हथौड़ा और बम्बीहा दोनों अपने हाथों से हथकड़ी खुलवा लेते हैं और हथौड़ा आमिर से कहता है यहाँ एक और पुलिस ऑफिसर था जिसके पास बंदूक थी। हथौड़ा गाड़ी के अंदर देखता है जॉर्ज
उस गाड़ी में नहीं था। आमिर जयन से जॉर्ज के बारे में पूछता है कि वो अभी कहाँ है, मगर जयन कुछ नहीं बता रहा था। तभी आमिर जयन को बंदूक से मारने ही वाला था। जॉर्ज अपनी बंदूक से जयन को बचा लेता है और आमिर और जुल्फिकर को बेधड़क मारने लगता है। साथ में हथौड़ा और बम्बीहा को भी मारने लगता है, लेकिन अचानक हथौड़ा और आमिर मिलकर जॉर्ज के ऊपर हमला करते हैं और जॉर्ज को बुरी तरह घायल कर देते हैं। आमिर एक बात जॉर्ज को बताता है कि वाहब के घर में मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिले थे, मगर उससे कुछ नहीं होता, मगर उसकी लड़की बहुत खूबसूरत थी। तभी जॉर्ज को वाहब की बेटी की हालत याद आती है कि किस तरह इन लोगों ने मिलकर उसकी बेटी का ये हाल किया। जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वापस पलटवार करता है और चारों को मारने लगता है। जॉर्ज आमिर से कहता है कि अगर मेरे साथ कन्नूर जेल चलता है तो मैं तुझे वहाँ पर हर शनिवार चिकन करी का इंतजाम करवा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ सीआरपीएफ के जवान आ जाते हैं और उन सभी को देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जॉर्ज उन्हें बताता है कि वो केरल पुलिस से है और वो यहाँ इन लोगों को पकड़ने के लिए आया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जोस और सफी भी पहुंच जाते हैं और अपने साथियों की मदद करते हैं। इसके बाद जॉर्ज एसपी सर को फोन करके बताता है कि हमने आमिर, जुल्फिकर, हथौड़ा और बम्बीहा चारों को पकड़ लिया है। एसपी सर कहते हैं उन चारों को जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़कर यहाँ ले आने के लिए, लेकिन जॉर्ज कहता है कि इन आतंकवादियों को इतनी आसानी से मैं यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। जिस तरह इन लोगों ने हमें दौड़ाया है उसी तरह हम इनको दौड़ा दौड़ा कर आपके पास लेकर आएंगे। ये कहकर जॉर्ज फोन काट देता है। एसपी सर चोलन सर से कहते हैं कि जॉर्ज की बातों का बुरा नहीं मानना, लेकिन चोलन सर कहते हैं कि मैं उसकी बात का बुरा नहीं मानता और ये भी कहते हैं कि मेरे पूरे करियर में मैंने 2 तरह के पुलिस ऑफिसर देखे हैं। एक वो होते हैं जो 8 घंटे की ड्यूटी करके अपने घर वापस चले जाते हैं और एक वो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो अपने देश के लिए ड्यूटी करते हैं। वो ऑफिसर ये नहीं देखते कि अभी दिन है या रात, वो हर समय अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उनके सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। और इन्हीं पुलिस ऑफिसरों के वजह से हमारा देश सुरक्षित है। इसके बाद जॉर्ज और उसकी टीम उन चारों आतंकवादियों को वापस लाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।